हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपको पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है साइकोलॉजी का, उसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हमने पीछे काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। हमने जो डेवलपमेंट है उसको कवर कर लिया है ना। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। कुछ हम थ्योरीज जो हमारी मेन थ्योरीज रह जाती हैं, जैसे कि पियाजे का कॉन्सेप्ट, कोलवर का और विगोस्की का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है ना। इसी तरीके से हमने लर्निंग स्टार्ट कर दिया था। लर्निंग में हम दो थ्योरीज कर चुके हैं। हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कर ली है, और हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी की थी। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास आज की थ्योरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपका जो भी स्टेट लेवल का टेट होता है उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हो। तो आज की थ्योरी हमारी रहेगी ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोल सकते हो आप इसको, या ट्रायल ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पता है आपको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया एडवर्ड थॉरनडाइक ने, ठीक है। तो थॉरनडाइक ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो थॉरनडाइक के बारे में आपने याद रखना है कि इसको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड थॉरनडाइक थे। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी एडवर्ड थॉरनडाइक के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो साइकोलॉजी के क्षेत्र में काफी काम किया था। इन्होंने लर्निंग से रिलेटेड जो आज हम थ्योरी कर रहे हैं ये भी इन्होंने दी थी, और इन्होंने इंटेलिजेंसी में भी इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने इंटेलिजेंसी में मीन्स इसमें उन्होंने इंटेलिजेंसी के बारे में एक एरिया प्रोवाइड किया था, ठीक है। एरिया दिया था जिसमें उन्होंने स्पीड, एरिया, रेंज और लेंथ, ठीक है। स्पीड, एरिया, रेंज और लेंथ, इस तरीके से ये इंटेलिजेंसी के बारे में उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंसी में ये चीजें होती हैं, ठीक है। सो एडवर्ड थॉरनडाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता माने जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे मेन बात करेंगे हमारी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी की। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी को कुछ अदर जो इसके नेम चले जाते हैं, ये भी आप लिख लोगे अपनी कॉपी पे, अदर नेम, ठीक है। मीन्स हम इसको किन किन नामों से जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आप इसको पेन एंड प्लेजर थ्योरी, ठीक है। पेन एंड प्लेजर थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हो। पेन एंड प्लेजर थ्योरी, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम इसको पेन एंड प्लेजर थ्योरी कह सकते हैं। सेकंड, हम इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कह सकते हैं। कनेक्शनिज्म मीन्स संयोजन का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, ठीक है। हिंदी में आपको ये चीज मिल सकती है देखने को। इसको हम बॉन्ड थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉन्डिंग का मतलब होता है किसी चीज का, मीन्स किसी चीज को एसोसिएट करना, जोड़ना, ठीक है। एसोसिएट करना या किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, या एक तरीके का बंधन। तो इसमें भी एसोसिएट किया जाता था। तो ये मैं आप बताऊंगा कि किसको हम इसमें किस चीज को जोड़ते हैं, किस चीज का बंधन होता है, या किस चीज का कनेक्शन होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ अदर नाम है, पेन एंड प्लेजर थ्योरी, कनेक्शनिज्म थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, या हम इसको एस आर थ्योरी के कंसेप्ट में भी रखते हैं। एस आर थ्योरी, ठीक है। तो एस आर थ्योरी में हमारे, क्योंकि इसमें भी स्टिमुलस रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। और हमने जो पीछे प्रीवियस लेक्चर में किया था ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और जो आज हम कर रहे हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, ये एस आर थ्योरी में आते हैं, ठीक है। ये एस आर थ्योरी में आते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में ये चीजें आती हैं। तो ये आप याद कर लेना, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। आगे हम अब इस कॉन्सेप्ट का जो कि ओवरव्यू है उसको देखेंगे। गाइस, जो भी एडवर्ड थॉरनडाइक थे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं। इनको हम अनुभववादी
ठीक है, और संयोजनवादी भी बोल देते हैं। ठीक है, अनुभववादी और संयोजनवादी, ये आप याद रखोगे। कनेक्शनिज्म जो हमने किया है, तो वो कनेक्शन बेस्ड भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, एडवर्ड थॉरनडाइक, जो भी हमने किया कि इन्हें पिता माना जाता है किसका, एजुकेशनल साइकोलॉजी का, एक आप ये याद रखोगे। और ये एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सीखने के, हम कहेंगे फंडामेंटल लॉ, ठीक है, फंडामेंटल लॉ दिए। तो ऐसे पर्सन जिन्होंने लर्निंग के फंडामेंटल लॉ दिए, मींस जिसको हम बेसिक लॉ भी हम इसको बोल सकते हैं, बेसिक नियम। ठीक है, बेसिक लॉ भी बोल सकते हैं। और इसी फंडामेंटल लॉ को हम प्राइमरी लॉ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्राइमरी लॉ मींस फंडामेंटल लॉ भी दिए। दूसरा इन्होंने सेकेंडरी लॉ भी दिए थे, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने सेकेंडरी लॉ भी दिए थे जिन्हें बोलते हैं गौण नियम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गौण नियम। ठीक है, तो प्राथमिक नियम और गौण नियम ये इन्होंने अपनी थ्योरी में दिए थे। लेकिन इनको करने से पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात करेंगे कि जो कि थ्योरी का एम था। ठीक है, जो थ्योरी का एम था, एम क्या था। ठीक है, तो हम हर बार थ्योरी का एम करते हैं, तो ये आपको पता है कि जो भी व्यवहार है उसको सिखाना हमारे पास यहाँ पे एम रहता है। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से व्यवहारों को सिखाना है, जो कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से अलग था, है ना। तो इसमें आप याद रखोगे कि इस थ्योरी में जो सेंसेस होती हैं, मीन्स ज्ञानेंद्रियां, या इसको बोलते हैं संवेदना। ठीक है, संवेदनाओं मीन्स सेंसेस को उत्तेजित करके, सेंसेस को उत्तेजित करके उद्दीपक को प्राप्त करना। ठीक है, एक तो ये इन्होंने एम रखा था कि उसकी संवेदनाओं को, उसकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित किया जाए। जो भी इन्होंने फैक्टर लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि किसकी संवेदनाओं को मीन्स उत्तेजित करना, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हम बिहेव सिखाना चाहते हैं, तो उसकी सेंसेस को उत्तेजित किया जाए। ठीक है, फिर वह उत्तेजित होकर के किसी स्टिमुलस को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, स्टिमुलस को प्राप्त करेगा। तो स्टिमुलस प्राप्त करने के लिए जो वह रिस्पॉन्स देगा, प्राप्त करना और अनुक्रिया देना। ठीक है, तो जो वह रिस्पॉन्स देगा, जो अनुक्रिया होगी, मींस अनुक्रिया को मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स कह सकता हूं। ठीक है, जो अनुक्रिया होगी वो एक तरीके का रिस्पॉन्स होगा, और वो रिस्पॉन्स ही उसका व्यवहार होगा। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स ही व्यवहार होगा, बिहेव होगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे भी वह जो बिहेव को सीखेगा रिस्पॉन्स दे करके स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्टिमुलस कैसे प्राप्त करेगा, जब उसकी सेंसेस को उत्तेजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी उन्होंने फैक्टर लिया था, तो मैं फैक्टर की बात कर लेता हूं। तो उन्होंने रखी थी कैट हमारे पास। ठीक है, तो कैट एज अ ऑब्जेक्ट उन्होंने यूज किया था, कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था थॉरनडाइक ने। ठीक है, सो इस कैट पर किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, हम उसकी बात अब कर लेते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। सो गाइज, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कैट पे किया था। ठीक है, सो किस तरीके की सिचुएशन उन्होंने रखी थी एडवर्ड थॉरनडाइक ने, तो उन्होंने एक पिंजरा लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पिंजरा बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक पिंजरा हो गया। ठीक है, तो ये इसका डोर है, और ये इसको हम बंद कर देते हैं। ये एक तरीके का हमने लॉक लगा दिया। ठीक है, ये चिटकनी है, ये लॉक लगा दिया हमने। और जो भी हमारे पास कैट, ठीक है, ये हमारे पास कैट हम रख देते हैं। सो ये थोड़ा देख लेना, आप कैट अपने तरीके से अरेंज कर लेना भाई, ड्राइंग ऐसे ही है।
सिचुएशन ऐसी थी कि कि क्या करना था, कैट को, कैट की सेंसेस को क्या करना था, मींस उत्तेजित करना था। तो कैट को बाहर कुछ ना कुछ, पिंजरे के बाहर एक तरीके से उसका जो भी भोजन होता है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। जो भी भोजन है वो कैट को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैट है, तो इसको भोजन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, इसको भोजन दिखाया जा रहा है और सिचुएशन ये थी कि भोजन को प्राप्त करने के लिए, भोजन पाने के लिए इसको पिंजरे से बाहर आना था, लेकिन बाहर आने के लिए जो भी यह लॉक था इसको खोलना था, ठीक है। लॉक को कैसे ओपन करना था, तो ये सिचुएशन थी। हमने यहाँ पे बात की है ट्रायल एंड एरर, इसको बोलते हैं मीन्स गलती और प्रयास, या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ठीक है। तो सिचुएशन ये थी कि जब कैट भोजन को देखती थी, जब भी उसका फूड उसने देखा, तो देखना मतलब, अब देखना क्या होता है, देखना मीन्स उसको वह उत्तेजित हो जाती है। तो देखना किससे रिलेटेड है, सेंसेस से तो रिलेटेड है। तो मैंने बताया था कि भाई उसकी सेंसेस को उत्तेजित करना मीन्स जब उसने देखा, इस तरीके से उसकी नजर पड़ी मछली पर, ठीक है। तो जैसे ही उसकी नजर पड़ी, तो कहने का मतलब उसकी सेंसेस ने उसको क्या कर दिया, उत्तेजित कर दिया, ठीक है। तो उत्तेजित कर दिया जब उसकी सेंसेस ने, तो वह पिंजरे में छटपटाने लग गई। कहने का मतलब जो भी दूर था उसको खोलने की वह क्या करने लग गई, कोशिश करने लग गई, ठीक है। जब भी वह, कभी वह दरवाजे पे अपने पंजों का यूज करती, पंजे मारती है ना, कभी इधर कभी उधर। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक ने कहा कि जब वह दरवाजे पर अपने जो भी पंजे हैं वो पंजों का प्रयोग करती है दरवाजे को खोलने के लिए, और दरवाजा जब नहीं खुलता, ठीक है, जब उसने पंजों का प्रयोग किया और दरवाजा मान लो कि नहीं खुला, ठीक है, दरवाजा नहीं खुलता है, तो ये क्या है, उसकी एक तरीके की गलती है। इसको हम क्या कहेंगे, यह एक तरीके का एरर है, ठीक है, गलती है। तो इसी बेस पे तो ये चीज बनी है ना कि गलतियां हमारे सीखने का हिस्सा होती हैं, ठीक है। जो भी गलतियां है, एरर है, जो भी बच्चा गलतियां कर रहा है सीखने में, तो वो उसके सीखने का हिस्सा है। तो वो गलतियां कर रहा है, तो एज अ टीचर होने के नाते उसकी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये अपनी मेंटेलिटी बना लो कि भाई ये तो गलतियां ही कर रहा है, कभी भी नहीं सीखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जब वह दरवाजा खोलने का प्रयास करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, तो वो क्या है, उसकी गलती है। तो यहाँ पे बार बार ऐसी चीज चल रही थी, वह दरवाजे पर पंजे मार रही थी, ठीक है, ताकि दरवाजा खुल जाए। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से जो भी चिटकनी है यह हट जाती है, ठीक है, और दरवाजा क्या है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और बिल्ली अपना भोजन है जो वो प्राप्त कर लेती है, ठीक है। इसी तरीके से जब फिर उसको भूख लगती है कैट को, तो फिर वह, उसे भोजन दिखाया जाता है, तो फिर वह अपना जो भी मीन्स भोजन को प्राप्त करने के लिए जो भी पिंजरा होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, और दरवाजे को कभी अपने पंजों से खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये चीज अब यहाँ पे बार बार करवाई जा रही है। तो यहाँ पे भी लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, सो उसकी तरह ही जो भी हमने पीछे लेक्चर किए थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और हमने ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की, उसमें भी बार बार हो रही थी चीजें, है ना। तो बार बार जब भी बात आए तो इसको हम प्रैक्टिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो यह एक तरीके की ड्रिल होती है जिसमें बहुत ज्यादा लॉट ऑफ प्रैक्टिस की बात आ जाती है, ठीक है। तो बार बार ये चीजें होती हैं। तो जब दरवाजा खुल जाता है, तो वो क्या, उसको हम बोलेंगे ट्रायल, ठीक है। मीन्स जब दरवाजा नहीं खुलता तो उसको हम बोलेंगे गलतियां, लेकिन जब दरवाजा मान लो खुल जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, जो ट्रायल है वो एक तरीके से सक्सेस हो गया, ठीक है। मीन्स प्रयास में उसको, प्रयास करने से उसको सफलता मिल गई कैट को, उसने अपना भोजन प्राप्त फिर कर लिया। तो इसी तरीके से ये चीजें बार बार चल रही है। तो एक ऐसा समय आता है कि जैसे जैसे वो बार बार प्रयास करती है, तो जो गलतियां की संख्या है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो आप लिख लेना, जो कि एक कनेक्शनिज्म की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है।
जो कि एक कनेक्शनिज्म की डेफिनेशन बनेगी, तो वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था कि एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें थी, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दी है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट जब सक्सेस हो जाता है, तो सक्सेस होने के बाद जो कि थॉर्नडाइक था, उनका क्या मानना था, कि उनका मानना था कि जैसे 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 प्रयास की संख्या बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, वैसे 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 आप लिख लो यहाँ पे, गलतियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है, गलतियों की संख्या कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जैसे जैसे जो भी ट्रायल है, तो यहाँ पे प्रयास मीन्स ट्रायल्स, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकी संख्या को हम इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो गलतियां हैं, गलतियों की संख्या कम होती जाती है। तो आगे देखोगे तो प्राणी किसी भी कार्य में दक्ष। अब दक्ष का मतलब है भाई यहाँ पे मीन्स वो मास्टर, जहां हम इसको परफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स जहां आप इसको एबल भी बोल सकते हो कि वह योग्य हो जाता है, ठीक है, दक्ष हो जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जैसे जैसे हम किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं, तो प्रयासों की संख्या से ही गलतियों की संख्या जो होती है वो क्या है, कम होती जाती है, ठीक है। तो जैसे गलतियों की संख्या कम होती जाती है, तब जो भी ऑब्जेक्ट होता है कोई, ठीक है, तो वह किसी भी कार्य में अपने आप को दक्ष कर लेता है, वह मास्टर हो जाता है। लेकिन अब इसी चीज को तो उन्होंने क्या कहा, इसी चीज को तो उन्होंने संयोजन कहा। तो यहाँ पे संयोजन कैसे बना, देखो किन किन चीजों, देखो संयोजन का मतलब होता है एसोसिएट होना। तो कौन कौन सी चीजें जहाँ पे एसोसिएट हुई है, इसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें हमारे पास उसकी सेंसेस को क्या किया गया, मैं कह देता हूं अराउजल, ठीक है, उसकी सेंसेस को उत्तेजित किया गया। उत्तेजित कैसे किया गया, उत्तेजित करने के लिए उन्होंने किसका यूज किया, स्टिमुलस का यूज किया, जो कि यहाँ पे फूड था, जो हमने मछली रखी थी, है ना, फूड था। तो सेंसेस को उत्तेजित किया इसको दिखा करके, तो फिर उसने क्या किया, रिस्पॉन्स अपना दे दिया, है ना। तो रिस्पॉन्स अपना दे दिया। तो ये सारी चीज क्या है, ये ही तो सारी चीज एक तरीके से हम कहेंगे, इसी चीज में तो एसोसिएशन आई है। मीन्स एक तरीके का एसोसिएट हुआ है, या एक तरीके से कनेक्शन बना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इसको वादी संयोजनवादी एडवर्ड थॉर्नडाइक को बोल देते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी में ये कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन किसका बन रहा है, सेंसेस को उत्तेजित करके उसको स्टिमुलस दिखा करके रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो ये कनेक्शन बन रहा है, इसलिए इसको हमने बॉन्ड थ्योरी या कनेक्शनिज्म थ्योरी, ठीक है, या फिर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एसोसिएट किया है ना। तो ये क्या है, इसमें चीजें आती हैं, इसलिए इसको हमने एसोसिएट संयोजन कहा। तो यही एक तरीके का कनेक्शनिज्म है, ठीक है, यही एक तरीके से संयोजनवाद है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने बात की थी कि जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जाती है, तो जो गलतियां हैं वो कम होती जाती है ना, हमने इसके बारे में बात की थी। तो अब यहाँ पे इसी बेस पे उन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, उन्होंने 3 नियम दिए, 3 बेसिक लॉ दिए, जिसको हम प्राइमरी लॉ या फंडामेंटल लॉ, ठीक है, या फिर हम उसको बेसिक लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो जो तीनों नियम थे उसकी बात करेंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट नियम था वो आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड है वो आता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस,
और जो थर्ड है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट हम इसको कह सकते हैं, तो हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये हमारे पास तीन बेसिक नियम थे। अब हम ये तीनों बेसिक नियम की बात करेंगे, इसको हम डिटेल में कर लेते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे जो लॉ की बात की थी, तो इसमें हम फर्स्ट लॉ करते हैं, जो हमने किया लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, देखो इसका रेडीनेस में आपने ये वर्ड याद रखना है, रेडी। रेडी मतलब कि तैयार होना, है ना। तो जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, इनका मानना था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्राणी है या बच्चा है, वह किसी भी कार्य को तब सीखेगा, जो भी हम उसको किसी भी तरीके की लर्निंग हम करवाना चाहते हैं, तो लर्निंग में वह तब सीखेगा जब वह किसी कार्य को करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो ये चीज आप लिख सकते हो लॉ ऑफ रेडीनेस में कि किसी भी कार्य, या हम लिखेंगे यहाँ पे कौशल या ज्ञान को सीखने के लिए, यहाँ पे जो भी मैं प्राणी लिखता हूं ना, इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, किसी तरीके का ह्यूमन बीइंग वर्ड भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो जो भी प्राणी होता है या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को तैयार होना जरूरी है। अब भाई यहाँ पे तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि भाई सूट बूट पहन करके वो रेडी हो गया। तैयार होने का मतलब है यहाँ पे कि इसमें प्राणी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए, ये है तैयार होने का मतलब। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना मींस इंटरनली तरीके से मोटिवेट वो है या नहीं। ठीक है, तो इंटरनली मोटिवेटेड होना। ठीक है, सो इंटरनली मोटिवेटेड अगर है तो ही वह किसी कार्य को सीख पाएगा। देखो होता क्या है, सम टाइम हम किसी कार्य को करने के लिए रेडी नहीं होते, है ना, तो फिर हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा। तो इंटरनली मोटिवेटेड का मतलब ये है कि बच्चे में इंटरनली तरीके से वो उसमें मोटिवेशन होनी चाहिए। तो मोटिवेशन दो तरीके की होती है। देखो मोटिवेशन में एक तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल, और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। रेडीनेस के लिए किसी कार्य को मीन्स करने के लिए, मीन्स वह कार्य को करना चाहता है या नहीं, तैयार है या नहीं, तो उसके लिए उसका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी है। हमने ये बात की। अभिप्रेरणा दो तरीके की हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो आंतरिक और दूसरा बाहरी, है ना, इसको हम बाह्य बोल सकते हैं। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक का मतलब भाई ये होता है कि हमारा मन, किसी भी बच्चे का या प्राणी का या ऑब्जेक्ट का मन करने के लिए, किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए रेडी नहीं होते, इच्छुक नहीं होते। मींस हम मींस इंटरनली वे से हमारा मन नहीं मान रहा होता उस कार्य को करने के लिए। तो सम टाइम ऐसा होता है, हम दूसरों दूसरों को देख करके या बाहरी परिणाम को देख करके या दूसरों के कहने पर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन, मींस बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन में कोई प्राणी है वह सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेस नहीं भी हो सकता, मींस वह फेल भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, वह फेल भी हो सकता है। तो लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन है, इसमें उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, जी श्योर है। तो जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, अगर हम किसी कार्य को अपने अंतर मन से करें, ठीक है, तो उसको सफलता मिलती ही मिलती है।
लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसी भी कार्य को टाइम कितना देते हो, उसको उस पर बार बार देखो, हमने ट्रायल किया ना, तो उस पर बार बार कोशिश कितनी कर रहे हो, प्रयास कितना कर रहे हो। ठीक है। सो इसलिए जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हमें इच्छुक, आंतरिक रूप से हमारी इच्छा होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये कहता है लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप आंतरिक रूप से कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हो, तो किसी दूसरे के कहने पे आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, कि कोई भी कार्य आप करना चाहते हो, देखो हर लेवल पे हर बंदे को कुछ ना कुछ करने की जरूरत होती है, लेकिन हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि हम करें या ना करें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हम अपने मन से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को अपने मन से नहीं करना चाहते, लेकिन किसी दूसरे के कहने पे हम करने लग जाते हैं। जैसे कि जब बच्चे 10th क्लास के बाद ये डिसाइड करने में थोड़ा मीन्स थोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट्स में होते हैं, जहाँ फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि भाई वो कौन सी स्ट्रीम ले, वो आप 11th क्लास में सॉरी मीन्स साइंस रखें या आर्ट्स रखें, जहाँ एक होता है कॉमर्स कॉमर्स रखें, है ना। तो वो अपनी स्ट्रीम चूज करने में क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो उनमें डिपेंड करता है कि वह आंतरिक रूप से कितना रेडी है उस स्ट्रीम को चूज करने में। वह साइंस रख सकते हैं, ठीक है, जहाँ मेडिकल नॉन मेडिकल वगैरह, या वह क्या है आर्ट्स रख सकते हैं, सिंपल आर्ट्स ले सकते हैं भाई। तो डिपेंड करता है कि जो मोटिवेटेड है वो किस स्ट्रीम में ज्यादा मीन्स इच्छुक हैं, ठीक है, कार्य को करने के लिए। तो अगर वह किसी दूसरे के कहने पे, मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा लेना चाहता था आर्ट्स, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या कह दिया कि भाई नहीं, हम तो इसको नॉन मेडिकल या मेडिकल ही करवाएंगे, है ना, कि जो भी यह एक हम कह सकते हैं कि हाई लेवल का थोड़ा कोर्सेज रहता है ना। तो सम टाइम पेरेंट्स के कहने पे या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में किसी दूसरे के कहने पे हम उस कार्य को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वो एक्सटर्नली तरीके से हम रेडी हुए हैं, तो वहां पे हमें सक्सेस मिल भी सकती है, लेकिन हम वहां पे फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनली वे से अगर आप मोटिवेटेड हो किसी कार्य को करने के लिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो चलो, मैं बात कर रहा था रेडीनेस की। तो रेडीनेस में किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी बच्चे का तैयार होना जरूरी है, और तैयार होने के लिए हमें उसको मोटिवेट करना है, और मोटिवेट जो भी हम मोटिवेट करेंगे उसको, वो उसकी आंतरिक रूप से उसको मोटिवेट करना है कि भाई आपका मन कर रहा है या नहीं। ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस में आएगी। ठीक है। सो इसमें लॉ ऑफ रेडीनेस याद रखो। एक हमने ये इसमें किया है कीवर्ड, इसमें मोटिवेशन याद रखो। ठीक है। और मोटिवेशन के साथ साथ इसमें एक चीज और याद रखनी है आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जरूर लिख देना। इसमें मैच्योरिटी याद रखो। ठीक है। मैच्योरिटी मीन्स अब किसी कार्य को करने के लिए वह रेडी तब होगा जब उसमें मैच्योरिटी आएगी। मीन्स मेंटली और फिजिकली वह मैच्योर होना चाहिए। मेंटली और फिजिकली मैच्योर होना चाहिए। तो परिपक्वता भी इसमें आती ही आती है। जैसे कि एक बच्चा है, वह सॉरी वह अभी साइकिल नहीं चलाने लगा है, सॉरी वह अभी चलने ही नहीं लगा है, तो आप उसको साइकिल सिखा रहे हो, है ना। तो वह अभी उसने चलना चलना ही स्टार्ट नहीं किया है, तो आप उसको धक्के से मीन्स साइकिल चलाने के लिए आप उसको तैयार कर रहे हो, या साइकिल पर बिठा रहे हो कि भाई पैडलिंग करो, है ना। तो वो ऐसी चीजें भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह फिजिकली मैच्योर नहीं हुआ है ना। सो ये चीजें भी इसमें आती हैं लॉ ऑफ रेडीनेस में। ये याद रखोगे, ये हमारे पास फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड लॉ है, ठीक है, वो हमने किया लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। देखो, सिंपल है, हमें पता है कि अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस में अभ्यास, जो कि अभ्यास में किसी भी कार्य को बार बार करना, है ना, फिजिकली और मेंटली वे से उस कार्य को बार बार करना, ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आता है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए, किसी भी कार्य को सीखने के लिए, ये आप लिख सकते हो, अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। अभ्यास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये हमारे पास अभ्यास में आता है। इसमें हमारे पास दो नियम और आते हैं। ठीक है। इसमें दो लॉ और आते हैं। एक तो है हमारे पास लॉ ऑफ यूज का, ठीक है, लॉ ऑफ यूज। और सेकंड हमारे पास आता है इसमें
लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है, लॉ ऑफ डिसयूज। तो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज ये दोनों आप याद रखोगे, मींस इसमें आप बार बार अभ्यास करोगे। जिस जिस देखो, यूज का मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको प्रयोग में ला रहे हो या नहीं, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हो या नहीं, ठीक है, तो वो होता है अभ्यास, बार बार उसको आप यूज कर रहे हो। डिस यूज में किसी कार्य को छोड़ देना, जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जब हम किसी कार्य को बार बार कर रहे होते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर सीख रहे हो, है ना, तो कंप्यूटर को आप सीखने के बाद, ठीक है, जब आपने मतलब कि अपना जो भी कोर्सेज आपने पूरा कर लिया है, तो आप घर में उसको उस कोर्सेज को यूज कर रहे हो या नहीं। जो भी आपने कंप्यूटर 6 मंथ में सीखा है किसी कोचिंग सेंटर पे, तो वो आगे जाकर के उस कोचिंग सेंटर को छोड़ने के बाद आपने घर में अपने कंप्यूटर को कितना आगे यूज किया, तो वो होता है अभ्यास, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज में किसी कार्य को आप बार बार कर रहे हो, और लॉ ऑफ डिसयूज में कार्य को छोड़ देना, किसी भी कार्य को छोड़ देना, जो कि लॉ ऑफ डिसयूज में चला जाता है। तो इसमें हम भूल जाते हैं चीजें, तो इसमें क्या आता है, भूलना, या हम इसको बोलते हैं फेड होना, ठीक है। तो इसमें हम चीजों को क्या कर जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, इसमें फॉरगेटिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कीवर्ड इसमें लिख सकते हो, और लॉ ऑफ यूज में अभ्यास होता जाता है, ठीक है, तो हम किसी कार्य में दक्ष होते जाते हैं, इसमें आप दक्ष लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज है और प्रैक्टिस है। आगे हम थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। सो गाइज, आगे जो हमारे पास थर्ड लॉ रहता है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट। देखो, इफेक्ट को बोलते हैं हम प्रभाव, है ना, तो इसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। कि किसी भी कार्य, जो भी कार्य आपने देखो, किसी कार्य को आप करने के लिए रेडी हो गए, तो वो लॉ ऑफ रेडीनेस में चला गया। उस कार्य पर आप बार बार प्रयास कर रहे हो, उसको लगातार डेली रूटीन में आप यूज में ला रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, जो भी है ना, फिजिकली तरीके से और मेंटली तरीके से, उसमें जो भी टेक्निक्स वगैरह या जो भी आपके स्किल वगैरह लगते हैं, तो वो हमने लॉ ऑफ यूज में कर लिया या लॉ ऑफ प्रैक्टिस में कर लिया। जब आप उस कार्य को सीख जाते हो, तो फिर उसका आपकी लाइफ पर, आपकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो लॉ ऑफ इफेक्ट में आ जाती है चीज, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि किसी कार्य या कौशल, ठीक है, को सीखने के बाद, सीखने के बाद किसी कार्य कौशल को सीखने के बाद पड़ने वाले प्रभाव, प्रभाव से है। तो वही लॉ ऑफ इफेक्ट का संबंध किसी भी कार्य या कौशल को सीखने के बाद उस कार्य या कौशल का हमारी जिंदगी पर जो प्रभाव पड़ता है उससे है। कि हम किसी कार्य को सीख करके फील किस तरीके का करते हैं, ठीक है, तो फील किस तरीके का कर रहे हो, आप उस कार्य को सीख करके मीन्स सेटिस्फाई हो, तो आप संतुष्टि फील कर रहे हो या नहीं, तो ये इसमें आता है। या आप अनसेटिस्फाई फील कर रहे हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि आप मीन्स खुश हो, है ना। तो जो फीलिंग होती है वो इसमें आती है, ठीक है। सो फीलिंग का मतलब ही हमारा पेन एंड प्लेजर से है। मीन्स पेन, किसी कार्य को सीखने के बाद उस पर जो प्रभाव पड़ा है वो बुरा पड़ा है या अच्छा पड़ा है। तो बुरा प्रभाव मीन्स आपको कहीं ना कहीं पेन फील हुआ है, अगर अच्छा पड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको खुशी मिली है, तो प्लेजर, है ना। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसको पेन एंड प्लेजर थ्योरी भी बोलते हैं। सो पेन एंड प्लेजर थ्योरी, इसी लॉ के बेस पे इसका जो नाम चला गया, ठीक है। तो ये कीवर्ड आप याद रखना, इसको लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर भी बोल देते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर भी है, ठीक है। इसका ये दूसरा नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट का। तो इसमें किसी कार्य या कौशल को सीखने के बाद जो उसका प्रभाव पड़ रहा है, हम किस तरीके का फील कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट में आती है। तो ये हमने तीनों नियम कर दिए हैं, आगे हम
जो भी थॉर्नडाइक ने गॉन नियम दिए थे जिसको स्कैंडरी लॉ बोलते हैं, तो उनकी बात हम कर लेते हैं। सो गाइस हमारे पास जो स्कैंडरी लॉ थे हम यहाँ पे उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 6 स्कैंडरी लॉ दिए थे, मींस जो भी गॉन नियम थे वो 6 थे हमारे पास। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट आता है वो है लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड। इसको पूरा हम डिटेल में करेंगे सारी चीजों को, पहले मैं आपको लॉ लिखवा दूं। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थर्ड हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस। फोर्थ है हमारे पास लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन। शिफ्टिंग या लॉ ऑफ, इसको एनालॉग भी बोल देते हैं, एनालॉग, ठीक है। और सिक्स्थ है हमारे पास लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। देखो लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, सारी चीजें हमारे पास नाम से क्लियर होंगी। एक दो चीजें तो हम पीछे भी करके आए हैं, जैसे कि एसिमिलेशन टर्म है वो हमने पियाजे की थ्योरी में डिस्कस की थी। सिमिलैरिटी टर्म के बारे में भी आपको पता होगा कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो हमने एक थ्योरी की थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक की एक थ्योरी की थी, वो थी लर्निंग की, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्योरी में आती थी। वो हमने किया था, आपको याद होगा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, है ना। यह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी थी। तो उसमें भी हमने पढ़ा था ना कि जो एलिमेंट है वो समान होने चाहिए, तो वो समान है ना। तो काफी चीजें इसमें हमने पढ़ रखी है, लॉ ऑफ एटीट्यूड, पार्शियल एक्टिविटी, मल्टीपल रिस्पॉन्स, चीजें नाम से क्लियर होंगी। तो देखो अब ये मैं इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने लॉ ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पे। तो लॉ ऑफ एटीट्यूड में हमारे पास सिंपल चीज है, देखो एटीट्यूड का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो एटीट्यूड का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये है हमारे पास अभिवृत्ति, है ना। तो अभिवृत्ति को हम अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नजरिया। हाँ, तो इसको हम नजरिया बोल सकते हैं। नजरिया मतलब कि रवैया, इसको हम रवैया भी बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य, जो भी आप कार्य सीखना चाहते हो, तो उस कार्य के बारे में आप थिंक क्या कर रहे हो, कि भाई आप सोचते क्या हो उस कार्य के बारे में। तो अगर आप उस कार्य के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो, तो कहने का मतलब आपका नजरिया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अभिवृत्ति आपकी पॉजिटिव है, तो उस कार्य को फिर आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, है ना। अगर उस कार्य के प्रति आपकी जो भी सोचने की थिंकिंग है या फीलिंग है वो नेगेटिव है, ठीक है, तो इसमें मैं कह सकता हूं कि भाई वो कार्य आप फिर नहीं सीखोगे। तो कहने का मतलब किसी कार्य के बारे में आपका एटीट्यूड क्या है। जैसे कि समटाइम हम बात करें कि यहाँ पे क्या होता है, जो होते हैं ना ये, जैसे कि आर्केस्ट्रा वाले होते हैं, है ना। तो भाई ये आपको पता है कि आर्केस्ट्रा में क्या होता है कि जो भी लड़कियां वगैरह है वो डांस वगैरह करती हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग उस कार्य को, ठीक है, क्या मानते हैं, नेगेटिव तरीके से ले लेते हैं, है ना। तो वो उस कार्य के प्रति लोगों की थिंकिंग है, ठीक है। सो आर्केस्ट्रा में लोगों की थिंकिंग ये है कि यहाँ पे लड़कियां जो भी डांस वगैरह करती है वो कहीं ना कहीं गलत है, बट नहीं, ऐसा नहीं भी होता। तो जस्ट हम कार्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो किसी भी स्किल को जो आप सीखना चाहते हो, तो मैं कहूं कि उसके बारे में अगर जो थिंकिंग है उसको आपने क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, ठीक है। सो जो भी स्किल आप सीख रहे हो उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव होगी तो इट मींस आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव ही होगा, तो फिर आप ज्यादा काम कर पाओगे उस कार्य में। तो ये आता है लॉ ऑफ एटीट्यूड में। सेकंड हमने किया लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, है ना। पार्शियल एक्टिविटी देखो, पार्शियल मीन्स हम कह सकते हैं थोड़ा सा, है ना, जहां आंशिक, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स
कार्य करना या क्रिया। तो जो भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें हर टाइम आपको उस मैं कहूंगा कि उसमें आपको हर बार क्रिया करनी पड़ेगी, चाहे आप थोड़ा थोड़ा उसको करते रहो। मीन्स जिस कार्य को आप सीखना चाहते हो तो चाहे उस कार्य को आप थोड़ा थोड़ा ही कर लो अपनी डेली लाइफ में, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की, अगर आप कंप्यूटर की क्लासेस लगा रहे हो तो घर पे आकर आकर के भी आपको उस कंप्यूटर को घर पे आकर के भी आपको उसको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर आप मैथ का सब्जेक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही उसको छोड़ दोगे, है ना? उसमें आपको हर बार अगर आप मैथ में परफेक्ट होना चाहते हो तो उसमें आपको कम से कम मीन्स 5 या 10 सम डेली के निकालने ही निकालने पड़ेंगे किसी भी टॉपिक के, ठीक है? सो ये क्या है, ये पार्शियल एक्टिविटी में आता है कि थोड़ा थोड़ा उसको अपनी डेली लाइफ में करते रहो, ठीक है? सो लॉ ऑफ एटीट्यूड में नजरिया आ गया, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी में हमारे पास कार्य को थोड़ा थोड़ा हमें करते रहना चाहिए, ये चीज आती है। अगर मैं तीसरा बात करूं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स देखो, मल्टीपल बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्स वही ज्यादा से ज्यादा क्रिया करना या अनुक्रिया करना, है ना? सो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इसमें क्या आएंगे, रिस्पॉन्स आएंगे, ठीक है? तो इसका संबंध कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही है या एक्सरसाइज से ही है कि भाई जिस कार्य को आप करना चाहते हो उस कार्य को आप क्या कर लो, मीन्स उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिस्पॉन्स देने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एटीट्यूड हो गया, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी हो गया और लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स हो गया। आगे हम इसमें जो आगे हमारे पास नियम थे उनको भी हम देख लेते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास यहाँ पे हमने 3 कर दिए, या फोर्थ हमारे पास आता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन का, ठीक है? सो एसिमिलेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें हम एसिमिलेट करते हैं, कहने का मतलब पुरानी किसी नॉलेज को, स्किल को या एक्सपीरियंस को हम नई नॉलेज में अप्लाई करते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक का भी मानना था कि भाई जो भी हमारा पुराना ज्ञान है, मीन्स पूर्व ज्ञान, ठीक है, इसके बेस पे हम नया ज्ञान बनाते हैं, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। कहने का मतलब जो भी प्रीवियस नॉलेज है या स्किल्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज को, स्किल्स को या एक्सपीरियंसेस को न्यू नॉलेज में या स्किल्स में या एक्सपीरियंसेस में अप्लाई करना, या हम कह सकते हैं ऐड करना, ठीक है? तो ये इस तरीके की डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि एसिमिलेशन में हम जो पीछे सीख चुके होते हैं, जो प्रक्रियाएं, जो एक्टिविटी हम पीछे सीख चुके होते हैं, उसको उसको नई एक्टिविटी में शामिल कर लेना, वो लॉ ऑफ एसिमिलेशन में आता है। हमारे पास यहाँ पे जो फिफ्थ रहेगा वो है लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, ठीक है? लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, इसका मतलब होता है कि इसमें एक स्टिमुलस को हटा करके दूसरे स्टिमुलस का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? एसोसिएशन शिफ्टिंग देखो, एसोसिएशन का मतलब होता है, हमने पढ़ा जोड़ना, है ना? जोड़ करना। किसका जोड़ करते थे हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ जोड़ते थे, यही हम कर रहे थे ना। हमने पीछे कॉन्सेप्ट किया क्लासिकल थ्योरी में, उसमें भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ जोड़ा। बी एफ स्किनर की थ्योरी में भी हमने सेम चीज की। आज की थ्योरी में भी हमने यही चीज सीखी कि भाई कैसे एक कैट है जो अपनी सेंसेस को, जब उसकी सेंसेस उत्तेजित हो जाती है तो स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए वह एक रिस्पॉन्स दे देती है दरवाजे को खोलने का, है ना? तो इसमें अब एसोसिएशन का मतलब है कि जो चीज हम जोड़ रहे हैं, जो स्टिमुलस जोड़ रहे हैं, उसकी जगह पे हम कोई दूसरा स्टिमुलस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी ना, अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में अगर हमने देखा हो
कि हम फूड के साथ रिंग रखते थे, है ना, रिंग रखते थे, फिर वो एक तरीके का रिस्पॉन्स देता था, यही था हमारे पास। तो इस रिंग की जगह पे आप अगर लाइट का भी यूज कर सकते हो, तो वह फिर लाइट मीन्स जब वह सीख जाएगा कि लाइट जब ऑन की जाती है तो मुझे फूड मिलता है। मान लो मैं डॉग की बात करूं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, तो यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया, रिंग की जगह पे आपने लाइट को शिफ्ट कर दिया। तो वही चीज है कि एक स्टिमुलस को हटा करके आप दूसरा स्टिमुलस जब यूज करोगे तो उसी से भी वह सीख जाएगा। रिंग को शिफ्ट करके आपने लाइट रख दिया तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट के बेस पे भी वह रिस्पॉन्स देना सीख जाएगा। होप कि आप ये समझ गए होंगे लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग जो हमने थ्योरी की थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यह उसके साथ रिलेट करता है यह जो लॉ इन्होंने दिया था। कहने का मतलब एक स्टिमुलस को हटा करके एक स्टिमुलस को शिफ्ट करके उसकी जगह पे दूसरा स्टिमुलस रख देना, तो उसके बेस पे भी क्या है जो क्रियाएं होती हैं, जहाँ कोई सीखना होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एसोसिएशन में आता है। आगे हम 6 देख लेते हैं। सो गाइस जो हमारे पास 6 आता है, इसमें हमने 6 किया लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यही कहती है कि मीन्स किसी कार्य को सीखने के लिए पुराने ज्ञान या कौशलों में समानता होना जरूरी है। ये लिख लो आप कि भाई जो भी आपने किसी तरीके का कार्य सीखना है तो उस कार्य में जब हम अपने प्रीवियस नॉलेज या स्किल का यूज करते हैं तो उसमें समानता होना जरूरी है, मीन्स सिमिलैरिटी पाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिंगिंग आती है, मीन्स सिंगिंग आपको आती है तो इसके बेस पे आप स्विमिंग करना सीख जाओ, है ना, क्योंकि इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा ये कह दे कि भाई मैं तैर सकता हूं क्योंकि मुझे सिंगिंग आती है, तो इसका मीन्स कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है ना। सो सिंगिंग के बेस पे आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, तो कहने का मतलब इसमें समानता नहीं है। तो जो कार्य हम सीखना चाहते हैं उसमें समानता होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैथ और फिजिक्स होता है ना, मैथ और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ फिजिक्स के न्यूमेरिकल और मैथ के कुछ फॉर्मूले यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। यहाँ हम बात कर लें, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं साइकिल और बाइक की, है ना, तो साइकिल और बाइक की बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर एक साइकिल हम ड्राइव कर सकते हैं तो बाइक को भी हम ड्राइव कर सकते हैं, है ना। तो ये आपस में यहाँ पे सिमिलैरिटी पाई जाती है, जो भी यहाँ पे फंक्शनिंग यूज हो रही है, तो वो इन्होंने मानी थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है। तो इसको मैं थोड़ा सा जो भी हमने लॉ किए हैं ये मैं सारे दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, हमने 2 तरीके के नियम किए हैं यहाँ पे, एक तो हमने किया प्राइमरी और दूसरा हमने यहाँ पे किया सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने 3 नियम किए हैं। फर्स्ट हमने किया लॉ ऑफ रेडिनेस, सेकंड हमने किया लॉ ऑफ प्रैक्टिस, थर्ड हमने किया लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किए, ये सेकंड ये थर्ड। इसमें हमने 6 किए नियम, इसमें हमने 3 किए थे टोटल, इसमें 6 किए हमने। लॉ ऑफ एटीट्यूड जो कि नजरिए या अभिवृत्ति से रिलेट करता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी हमने किया कि भाई इसमें हमें छोटे छोटे क्या करने पड़ेंगे, क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और इसमें एक चीज ये भी आप लिख सकते हो कि टुकड़ों में बांटकर कार्य को करना, टुकड़ों में
बांटकर किसी कार्य को सीखना। तो किसी कार्य को सीखने के लिए आप उसको पार्ट में डिवाइड करके भी किसी कार्य को सीख सकते हो, ठीक है। तो ये भी पार्शियल एक्टिविटी के साथ ही रिलेट करता है। मीन्स पार्शियल में आप पार्ट भी याद रख सकते हो, पार्ट, ठीक है। कार्यों को पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी लॉ है, ये प्राइमरी लॉ है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर देना, बार बार लिख के देखोगे तो वही चीजें याद रह जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों में से भी आपको मिल सकता है आपके स्टेट लेवल के पेपर में, ठीक है। बीएड के लिए भी जरूरी है, और अगर आप पीआरटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो उसके लिए भी जरूरी है। ये था हमारे पास ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होंगी चीजें, इजी था कॉन्सेप्ट। तो आगे की क्लास में हम और थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। और बस रिक्वेस्ट यही है कि भाई हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ आ रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।